नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आया हूं, चर्चा है। शकील साजिद के साथ आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत कार्यक्रम, जिसका आपको अक्सर इंतजार रहता है, चर्चा है। जी हां, डीए न्यूज प्लस की ओर से एक कार्यक्रम हम फिर से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आने वाली नवरात्रि के पावन अवसर पर सरकार ने टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा करते हुए इसे आम जनता के लिए एक दिवाली गिफ्ट के रूप में पेश किया है। नवरात्रि ये दिवाली गिफ्ट जीएसटी, जिससे त्योहार की खुशी दुगनी हो गई है। क्योंकि अब जो स्लैब हैं, पहले जो स्लैब होते थे उन्हें हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 18% और 5%। दूसरा जो बिंदु है, सरकार द्वारा घोषित इस जीएसटी छूट योजना में विशेष रूप से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखा गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, ऐसा एक अनुमान है कि पूरे बाजार में इस तरह की टैक्स में राहत मिलने से पूरे के पूरे बाजार में एक बल्क में फंड फ्लो होगा, हमारे पास नगद प्रवाह आ सकेगा, जिससे छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी और खास तौर पे इस आने वाले त्योहारी सीजन में जो व्यापारी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे और उस पे उन्हें कर कम लगेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूते, घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दरों में भारी कमी की गई है, जिससे बाजार में खरीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। जहां तक मेरी जानकारी में इन तमाम लोगों को 5% के स्लैब में, जो कि पहले 18% हुआ करता था, 12% हुआ करता था, उसे 5% के स्लैब में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का यह कदम सिर्फ जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में मांग बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की रणनीति का भी हिस्सा है। और एक बहुत बड़ी बात जो इस जीएसटी के साथ से एक माकूल वक्त है, जब डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप ट्रैफिक को का जवाब देने के लिए हमें अपने व्यापार को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। अगर हमारा अपना ग्राहक वर्ग हमारे अपने देश से मिलेगा तो हमारे जो ग्राहक वर्ग हैं वो और अधिक खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार त्योहारी सीजन में जो आर्थिक चक्र को गति मिलेगी, जो पैसे नगद बाजार में आएंगे, और खास तौर पर जिस तरह से इस भारी भरकम जीएसटी, जिसे कि विपक्ष ने गब्बर सिंह टैक्स का नाम भी दिया था, उससे हमें छूट मिलेगी, तो ये मान के चलिए कि त्योहारी सीजन में, आने वाले त्योहारी सीजन में हमें लगता है कि बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा हमारे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं को। और इसके लिए विशेष रूप से सरकार और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके लिए बधाई की पात्र हैं। वहीं विपक्ष ने इस निर्णय को आगामी चुनाव से जोड़ते हुए बताया है, जबकि सरकार ने इसे जनता के हित में लिया गया एक संवेदनशील फैसला कहा है। विपक्ष का यह मानना है कि वोट चोरी और संविधान के मामलों में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बिहार में जो एक यात्रा निकाली गई है विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, ऐसा लगता है कि सरकार दबाव में है। और खास तौर पे बेरोजगारी, महंगाई, दूसरे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, भूखमरी, जिससे कि सरकार दबाव में तो है। और सरकार ने लेकिन इसे जनता के हित में लिया गया एक संवेदनशील फैसला कहा है। और ये मानना पड़ेगा कि अगर सरकार अपने इस पे कायम रहती और कायम रहेगी तो 22 सितंबर के बाद नवरात्र के पावन अवसर पर आने वाले दशहरा में, दिवाली में एक बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग को इससे फायदा होगा। दूसरे बिंदु पे आते हैं हम, जो चर्चा में है आज बहुत ज्यादा, कांग्रेस पार्टी। जी हां, राजनीतिक गर्माहट उस वक्त तेज हो गई जब नेता प्रदीप चौबे के एक विवादास्पद बयान को लेकर
दो अलग अलग जिलों के पार्टी अध्यक्ष आमने सामने आ गए और मामला खुले मंच पर बहस से झगड़े तक पहुंच गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जगदलपुर के पार्टी अध्यक्ष मौर्य, सुशील मौर्य और दुर्ग ग्रामीण के पार्टी अध्यक्ष राकेश ठाकुर के बीच ये बहस थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, जहां सुशील मौर्य का कहना था कि रविंद्र चौबे जी का जो बयान है, खासतौर पे उन्होंने 23 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंच से कहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी और हम ज्यादा अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे बीजेपी के खिलाफ। सुशील मौर्य का कहना था कि बड़े बड़े अगर लीडर्स, नेतृत्वकर्ता इस तरह के बयान देते हैं तो अनुशासनहीनता अगर छोटे करते हैं तो हम उनसे कैसे निपटेंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि बिला शक इस बेहतर तरीके से और बहुत सारे लोग लड़ते नहीं दिखते। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बयान को लेकर शुरू ही असहमति धीरे धीरे कटाक्ष और आरोप में बदल गई। आरोप प्रत्यारोप में, जिससे पार्टी की एकता और अनुशासन पर सवाल खड़े होने लगे। और अभी अभी यह खबर आई है, जी हां, अभी अभी यह खबर आई है कि राजीव भवन जाकर बंद कमरे में वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज जी से 15 मिनट रविंद्र चौबे जी ने बात कही और दोनों ने बाहर आकर ये कहा, ये विवाद ऐसा नहीं है कि जिसे बढ़ाया जाए, और बोले इस विवाद को यही खत्म होता है, ये ऐसा होते रहता है। जी हाँ, ये माना जाना चाहिए। और जहां तक जिन लोगों ने रविंद्र चौबे के पूरे कैरियर को देखा है, मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि माताजी, जो उनकी माताजी थी चौबे जी की, उनके बड़े भाई प्रदीप चौबे जी और खुद रविंद्र चौबे जी बरसों से आपके जो विधानसभा है वहां पर, जहां इस बार वो हारे हैं, उस विधानसभा से, बिरला विधानसभा से बरसों से वो प्रतिनिधि, माफ कीजिएगा, साझा विधानसभा से बरसों से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और एक धाकड़ लीडर है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी मंत्रिपरिषद में पद संभाला है और छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिपरिषद में पद संभाला है। उनके कोई विचार हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को उस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आपको भाजपा जैसी कार्यकर्ता आधारित पार्टी से लड़ने के लिए कार्यकर्ता आधारित आंदोलन बेहद जरूरी है। ऐसे आपका नेतृत्व बेहद जरूरी है जिसके पीछे कार्यकर्ता और जनमानस खड़े हो। तो रविंद्र चौबे जी के बारे में बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है। व्यक्तिगत रूप से उनका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कांग्रेस के प्रति पूरे परिवार की निष्ठा का। एक और बात वहां पे आई उस बैठक में, जो हम लोगों को सुनाई दी बाद में, जो छन छन की चीजें बाहर आ रही थी कि कुलदीप जुनेजा साहब, कुलदीप जुनेजा भी लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, इस बार माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, एक लहर थी, उसमें वो चुनाव हारे। लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, आपके फोरम के बाहर दिया है, तो ठीक है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन कहा जो उन्होंने है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लगती है कि विपक्ष की पार्टी को उस पे चिंतन मनन नहीं करना। हालांकि इस घटना के बाद वरिष्ठ नेता महंत जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेताओं को चाहिए कि पहले अपने चमचों को काबू में रखें, वरना पार्टी का नुकसान तय है। महंत जी के इस बयान ने मामले को और गरमा दिया, जिससे अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि संगठन में अनुशासन की कमी और आंतरिक कलह गहराता जा रहा है। यह पूरा विवाद न सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि आगामी चुनाव में जनता के बीच गलत संदेश भी जा रहा था, जिससे विरोधी दलों को मुद्दा मिल गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज दीपक बैज साहब और रविंद्र चौबे जी ने कोशिश की है कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इसने भी
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों जिला अध्यक्षों से जवाब तलब किया है और संकेत दिए हैं कि अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज एक बड़ा अच्छा लेख एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त जी का सामने आया कि आज भी कई भारतीय परिवारों में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा या कैरियर नहीं बल्कि अच्छा लड़का मिलना और जल्दी शादी करना अच्छा माना जाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, जी हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं पीछे छूट जाती है। लड़कियों पे समाज का ये दबाव लगातार रहता है, हर समाज का, चाहे वो किसी भी समाज का है, कि वे अपने सपनों और कैरियर को छोड़कर विवाह को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाएं, भले ही वे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितने ही हुनर वाली क्यों ना हो, कितने भी अच्छा उनका एकेडमिक कैरियर क्यों ना हो। ये सोच बचपन से ही लड़कियों के मन में बैठा दी जाती है कि शादी ही सब कुछ है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की बजाय पर निर्भरता की ओर झुक जाती है, ऐसा माना जाता है कि, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। आजकल तमाम लड़कियां एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अभी तक हम ये देखते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतती है और अच्छी खासी प्राइज मनी लेके आती है। अभी अभी 2-1 दिन पहले के समाचारों में पढ़ा कि अब महिला विश्व कप की प्राइज मनी पुरस्कार राशि पुरुषों के विश्व कप के बराबर या थोड़ी ज्यादा होगी। इसलिए यह कहना कि महिलाएं पीछे हैं हर फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एयर स्पेस हो, चाहे वाहन चालन हो, चाहे इसरो हो, चाहे आपका ऐसा कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहां तक कि राजनीति में भी ये मान के चलिए कि लड़कियों की सफलता की दर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़कियों की सफलता की दर आज भी लड़कों से ज्यादा है बिला शक। जब तक नौकरी या आत्मनिर्भरता को शादी से कम महत्व दिया जाएगा, तब तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को थोड़ा सा हम परेशान पाएंगे। इस मानसिकता को बदलना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवार, स्कूल और समाज मिलकर लड़कियों को यह विश्वास दिलाएं, ये भरोसा दिलाएं कि वे अपने सपनों के लिए खड़ी हो सकती है। शादी विकल्प हो सकता है, परिवार होना ही चाहिए, लक्ष्य नहीं। शादी विकल्प हो सकता है, लक्ष्य नहीं। आगे आते हैं एक और बात जो रायपुर राजधानी में जबरदस्त चर्चा में है, नशे का बढ़ता कारोबार। और ऐसा लगता है कि हर दूसरा नौजवान, हर दूसरा बड़ा होता बच्चा इसमें फंसता चला जा रहा है। और इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को रायपुर ड्रग्स रैकेट में मुंबई से गिरफ्तार किया गया, जिस पर दिल्ली मुंबई से MDMA सप्लाई करने का गंभीर आरोप है। एक और बात जो बड़ी गंभीरता से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही है कि पंजाब के कुछ लोगों को, पंजाब से कनेक्शन वाले, यहां तक की बात कही जा रही है कि उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान से भी है, वो कनेक्शन पंजाब के कुछ लोगों को, उसमें भी एक पलविंदर कौर नाम आ रहा है, एक महिला का। तो ऐसा लगता है कि अब खुले रूप में, पूरे से पूरे खुले रूप में हमारे राजधानी में, हमारे प्रदेश में ड्रग्स पैडलर बहुत भारी संख्या में आए हैं। पुलिस जांच में नव्या का नाम हाई प्रोफाइल पार्टियों और होटल ड्रग सप्लाई से जुड़ा पाया गया, जिससे छत्तीसगढ़ में नशा तस्करी के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पंजाब का भी इसमें जो रैकेट पकड़ाया है कबीर नगर से, उसका भी नेटवर्क बहुत बड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि नव्या के संबंध एक बेहद चर्चित शराब कारोबारी और उनके बेटे से भी सामने आए हैं, जो इस मामले को राजनीतिक और रसूखदार स्तर पर जोड़ते हैं। नव्या के साथी अयान परवेज, हर्ष आहूजा और दूसरे बहुत सारे नाम की मोबाइल से 3 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है, कई लोग इस बात में ये
शक जाहिर कर रहे हैं कि बहुत सारे रसूखदार लोगों को बचाने के लिए, बहुत सारे रसूखदार घराने के नौजवानों को बचाने के लिए इस तरह की एक कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं उनसे तरीके से पूछताछ नहीं की जा रही है और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी इस ड्रग पैडलर्स, जो ड्रग स्मगलिंग का जो पूरे का पूरा कनेक्शन है, जो ड्रग सप्लाई नेटवर्क है, उसमें नाम आ रहा है। कई नामी चेहरों के जुड़े होने के संकेत मिले हैं और पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए नार्को टेस्ट की तैयारी में है। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक बहुत पुराना गाना है, हमको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है। जी हाँ, ये लगता तो है कि परविंदर कौर या नव्या मलिक, जो इनका ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क है, इससे जुड़ी तमाम बातें बेहद गंभीरता से ली गई हैं और बड़े अच्छे तरीके से इनके परिणाम सामने आएंगे और जो दोषी लोग हैं और पूरी की पूरी एक पीढ़ी को जो बर्बाद करना चाह रहे हैं उन पे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन ये बात भी हर मीडिया का शख्स पूछ रहा है, कहीं ये लोग ऐसे पंछी तो नहीं हैं जिनको फांस कर बड़े लोगों को छूटने की जगह दी जा रही है। बहरहाल बहुत सारी बातें शक के दायरे में हैं। एक और बहुत चर्चित मामला आया था पिछले दिनों। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोप में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब बात की जा रही है कि संजय शुक्ला रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी हैं, ऐसा बताया जा रहा है और आरोप है कि उन्होंने मान्यता दिलाने के लिए मदद की, रिश्वत ली। अभी तक संजय शुक्ला साहब की गिरफ्तारी नहीं है और वे रेरा कार्यालय में अनुपस्थित हैं, लेकिन ऐसी कोई खास खबर भी नहीं है कि किसी तरह की कोई बात, किसी तरह का कोई वारंट संजय शुक्ला जी के लिए भेजा गया है। पुलिस भी इस मामले में अभी तक बहुत साफ साफ बात करने से थोड़ा सा चुप रह रही है, खामोश रह रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात की है, लेकिन संजय शुक्ला के खिलाफ कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्रवाई नहीं की है। राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है ताकि मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। एक और नाम डॉक्टर कुंडू का लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये बात बिल्कुल साफ साफ कही जा सकती है कि संजय शुक्ला और डॉक्टर अतीन कुंडू के खिलाफ किसी भी तरह का एफआईआर दर्ज होना बाकी है, या एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी कोई भी जानकारी मीडिया को स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकी है। ये वो मामले थे जिसके जो आज चर्चा में है और पिछले कई दिनों से चर्चा में है, और जिस तरह के संवेदनशील मामले हैं ये बताते हैं कि ये सभी के सभी मामले चर्चा में रहेंगे। हमारी भी सरकार से और खास तौर पे विष्णुदेव साय जी की सुशासन सरकार से साय साय की कार्रवाई से हम भी ये चाहते हैं कि दोषी छूटे ना, कसूरवारों को जरूर सजा हो, लेकिन जो लोग निरपराध हैं, जो बेकसूर हैं, उनको तंग ना किया जा सके। उम्मीद है आपको चर्चा है का हमारा ये एडिशन पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ डीए न्यूज़ प्लस के इन कार्यक्रमों में बने रहें। मैं शकील साजिद आप सभी का आभारी हूं। नमस्कार।